बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा कोर्स कंटेंट है मैकेनिक्स 2 हम डिस्कस कर रहे हैं और मैकेनिक्स 2 में हम लोग मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी एक्सरसाइज शुरू की थी और एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अहम क्वेश्चन है, तो इसकी स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट में कह रहा है कि एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग विद अ कांस्टेंट स्पीड वी नॉट। एक एयरप्लेन है जो कांस्टेंट स्पीड वी नॉट के साथ फ्लाई कर रहा है एंड अ कांस्टेंट हाइट एच, और उसकी जो हाइट है वो भी कांस्टेंट है, एच के इक्वल है। शो डैट इफ अ गन इज फायर्ड, एक गन को जो है वो फायर किया जाता है ब्लैंक पॉइंट ब्लैंक एट एयरप्लेन आफ्टर इट हैज पास, जहां से एयरप्लेन ने पास होना है उसकी ब्लैंक जगह पर फायर किया जाता है। यानी कि अभी एयरप्लेन पीछे होगा तो गन को जो है ना वो उसमें पहले फायर किया जाता है डायरेक्टली ओवर द गन when its inclination its angle of elevation as seen from the gun is alpha। जो गन है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा के इक्वल है। तो द शेल विल हिट द प्लेन, तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है जो शेल है वो प्लेन को हिट करेगा प्रोवाइडेड एट, अगर उसको ये मतलब है कंडीशन प्रोवाइड कर दी जाए 2 इंटू वी कॉस अल्फा माइनस वी नॉट इंटू वी नॉट टेन स्केयर अल्फा इक्वल जी एच, वेयर वी इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द शेल। यहाँ पे जो v है कंडीशन के अंदर यूज हो रहा है, ये शेल की इनिशियल स्पीड है, क्योंकि जो प्लेन है उसकी स्पीड उसने v नॉट गिवन है और उसकी हाइट जो है वो h के इक्वल है। द पाथ बीइंग अज्यूम्ड पैराबोलिक, यहाँ पे जो प्लेन है उसका जो पाथ है वो हम अज्यूम कर रहे हैं वो पैराबोलिक शेप है। तो ये जो स्टेटमेंट है हम इसको एक डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये देखें कि ये हमारे पास एक गन है, गन को पॉइंट ओ से फायर किया जा रहा है, तो ये उसका जो पाथ है ये एक पैराबोलिक शेप का पाथ है और जो गन है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये अल्फा के इक्वल है और ये भी गिवन है जो गन है उसकी स्पीड v के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्लेन है जो इस तरीके से आगे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। जो प्लेन है उसकी वेलोसिटी v नॉट के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जब प्लेन पॉइंट b पर होता है, यानी कि अभी थोड़ा सा पीछे होता है, तो गन को यहाँ से फायर कर दिया जाता है और ये जो प्लेन है ये आगे चलकर पॉइंट P पर स्ट्राइक हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट के मुताबिक जो शेल है उसे ब्लैंक क्या कहते हैं पॉइंट पर स्ट्राइक किया गया है, क्योंकि अभी प्लेन वहां तक नहीं पहुंचा। तो ये हमने इसकी टाइमिंग है, यानी कि यहाँ से प्लेन जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, ये जो शेल है इसे भी यहाँ पे पहुंचते हुए कुछ टाइम लगेगा। तो दोनों जो है वो पॉइंट P पर एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं और ये जो प्लेन है इसकी जो हाइट है ये भी गिवन है, ये h की इक्वल है, यानी कि ये बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो दोबारा इसकी स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन को देखिएगा, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग विद कांस्टेंट स्पीड v नॉट, एक एयरप्लेन है जो कांस्टेंट स्पीड v नॉट के साथ जो है वो फ्लाई कर रहा है, यानी कि वो इस तरीके से मूव कर रहा है एंड अ कांस्टेंट हाइट h, और जो प्लेन है उसकी हाइट भी कांस्टेंट है, h की इक्वल है। शो डैट इफ अ गन इज फायर्ड, हमने शो करना है कि गन है जिसे फायर किया जा रहा है पॉइंट ब्लैंक एट एयरप्लेन आफ्टर इट हैज पास, जहां से एयरप्लेन ने पास करना है उसकी ब्लैंक पोजीशन पर गन को फायर किया गया है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं जो गन है इसको पॉइंट P पर फायर किया जा रहा है और जो एयरप्लेन है वो पॉइंट B पर है। तो हमने यहाँ पर ये भी गिवन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन जो है वो अल्फा के इक्वल है। तो द शेल विल हिट द प्लेन, जो शेल है वो प्लेन को हिट कर सकता है अगर उसको ये कंडीशन दी हुई है, ये हमने प्रूव करनी है अगर ये प्रोवाइड की जाए। और यहाँ पे कंडीशन के अंदर जो v यूज हो रहा है दिस इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द शेल, ठीक है। और यहाँ पे ये भी मतलब है कह दिया है जो शेल है उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक शेप का पाथ है, ठीक है। तो ये जो चीजें हमने सपोज की हैं तो यहाँ पे हम इसको लिख भी देते हैं
कि सपोज द गन इज फायर्ड फ्रॉम ओ, जो गन है इसे ओ से फायर किया गया है, व्हेन एयरप्लेन इज एट पॉइंट बी। तो जब गन को फायर किया गया, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है कि जो एयरप्लेन था वो पॉइंट बी पर था, ठीक है। द शेल हिट द एयरशिप एट पॉइंट पी। ये जो शेल है ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट पी पर जो है वो एयरप्लेन को हिट करेगा। अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द गन। तो अगर ये अल्फा के इक्वल है तो यहाँ से अगर हम ये लाइन को आपस में ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी अल्फा के इक्वल होगा। और यहाँ पे हम इस पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं और ये जो प्लेन की पोजीशन है इसको बी कह देते हैं। जहां पर ये हिट होते हैं इस पॉइंट को हम पी कह देते हैं, जो एक्स और वाई से डिनोट कर लेते हैं। तो डेफिनेटली अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें पी डी, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ओ डी ये हमारा एक्स के इक्वल होगा, और ये जो पी डी डिस्टेंस है ये हमारी जो हाइट है ये वाई की इक्वल होगी। और ये स्टेटमेंट के अंदर दी हुई है प्लेन की हाइट है, दिस इज द कांस्टेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं प्रोजेक्टाइल की, यानी कि जो एक्स कंपोनेंट होता है ये इक्वल होता है वी कॉस अल्फा इंटू टी। वहां पे तो हमने प्रूफ के अंदर वी नॉट कंसीडर किया था इसको, लेकिन यहाँ पे हम वी यूज कर रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि जो शेल है उसकी जो स्पीड है वो वी के इक्वल है। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है तो बाय द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्स इक्वल होता है वी कॉस अल्फा टी, और जो वाई है ये हमारा इक्वल है वी साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक का नाम हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और दूसरे को हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, ये जो एक्स और वाई हमने लिए हैं तो एक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये जो x है ये हमारा ओ डी के इक्वल है, और ये देखें ये ए पी के पैरेलल है। ओ डी एक्स इज इक्वल टू ओ डी, फर्दर जो ओ डी है ये ए पी के इक्वल है, और ये जो ए पी है हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, ए बी प्लस बी पी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन इसकी यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो x है हमारा ये ओ डी के इक्वल है, ओ डी फर्दर ए पी के पैरेलल है, और जो ए पी है इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है ए बी प्लस बी पी। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। इसी तरह तरीके से स्टूडेंट्स जो वाई है हमारा ये वाला ये पी डी के इक्वल है और फर्दर ये एच के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो वाई है ये हमारा पी डी भी ले सकते हैं और इसको ओ ए भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। तो y है ये हम ओ ए के इक्वल भी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो y कंपोनेंट है ये हमारा ओ ए और फर्दर जो है वो ये h के इक्वल है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं हम इसको। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, इसके अंदर जो डायग्राम हमारे पास है ये ओ ए पी, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ओ ए पी, ठीक है। बी इज द पोजीशन ऑफ द प्लेन। अगर हम इसको लाइन को यहाँ से ओरिजिन के साथ मिलाते हैं तो ये हमने डिस्कस किया है कि ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी हमारा अल्फा होगा, और ये हमारे पास 90 का एंगल है, ठीक है। तो ये जो ओ ए बी ट्राइंगल है ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ये वाली इसकी बेस है, और 90 के सामने जो है ये हमारा हाइपोटेनस होता है, और डेफिनेटली ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो ये जो राइट ट्राइंगल हमारी ओ ए बी है इसके अंदर हमने tan को डिस्कस करेंगे, tan अल्फा। tan जो है ये स्टूडेंट्स इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। जो परपेंडिकुलर है हमारा ओ ए जो h के इक्वल है, और जो बेस है हमारी ये हमारी ए बी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं कैलकुलेशन में कि इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो यहाँ पे हम tan अल्फा को डिस्कस करेंगे, tan विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। जो परपेंडिकुलर है ये हमारा h के इक्वल है, यहाँ पे हमने डायग्राम के डिस्कस भी किया है, और जो बेस है ये हमारी ए बी के इक्वल है। तो यहाँ से फिर हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे।
तो जो tan है ये cot में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो tan है इसको हम cot बना लेते हैं, तो ये h ओवर AB हमारा AB ओवर h आ जाएगा। तो यहाँ से h हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमने वैल्यू निकालनी थी AB की, जो h cot अल्फा की इक्वल आ गई। AB की वैल्यू बेसिकली हमने इक्वेशन नंबर 3 में हमने पुट करनी थी, तो इसलिए हमने ट्राइंगल OAB को यूज करते हुए हमने AB की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 3 में PB यूज हो रहा है। तो ये देखें, ये डायग्राम में ये जो BP है या PB है, ये वो डिस्टेंस है जो प्लेन ने कवर की है आफ्टर क्या कहते हैं प्रोजेक्ट द शेल को प्रोजेक्ट करने के बाद ये डिस्टेंस था, क्योंकि जब शेल को प्रोजेक्ट किया गया था तो प्लेन जो है वो पॉइंट उस टाइम B पर था। तो यहाँ पर ये शेल यहाँ पे पॉइंट P पर पहुंचा, इधर से प्लेन ने मूव किया, तो ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट P पर स्ट्राइक करते हैं। तो ये जो हमारा BP है, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन इन टाइम T। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। ये जो हमारा BP है, ये हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन, ये प्लेन का डिस्टेंस है इन टाइम T विद स्पीड V0 के साथ। उसने जो प्लेन की स्पीड है ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन थी, ये V0 के इक्वल है। फर्दर स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस होता है इसका फार्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी जो प्लेन की वो V0 की इक्वल है और इसका जो टाइम है वो T की इक्वल है। तो ये हम इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारी, उसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारी, x इज इक्वल टू AP हमने निकाला है, ये हमारे पास सॉरी x इज इक्वल टू AB। जो AB है ये हमारे पास h cot अल्फा की इक्वल है, तो ये हम यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। x इज इक्वल टू AB हमारा h cot अल्फा और साथ हमारा BP भी हमने निकाला V0 T की इक्वल है, तो ये हम V0 T की इक्वल है, इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। और जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें y वैसे ही हमारा h की इक्वल है, तो यहाँ से हम जो इक्वेशन नंबर 4 है तो इसमें हमारे पास जो y की वैल्यू है ये हमारे पास h के इक्वल है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स x निकल आया और ये हमारे पास y निकल आया। तो अब ये जो x और y की वैल्यू है, पीछे जो हमने प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन बनाई है, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 v cos अल्फा t और इक्वेशन नंबर 2 v sin अल्फा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये भी x की इक्वल है और इधर से हमारे पास जो x है ये हमारे पास h cot अल्फा प्लस V0 t। तो इन दोनों की जब कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ से जो x कंपोनेंट है ये हमारे पास h cot अल्फा प्लस V0 t, और जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें जो x कंपोनेंट हमें दिया हुआ है वो v cos अल्फा t की इक्वल है, तो ये हमारे पास v cos अल्फा t, इसे हम इक्वेशन नंबर 7 कह देंगे। इसी तरीके से जो y कंपोनेंट है इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, वो यहाँ से हमारे पास h की इक्वल है, और जो पैराबोलिक इक्वेशन हमने डिस्कस की थी तो उसमें जो y कंपोनेंट है ये v sin अल्फा t माइनस हाफ gt स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से जो y कंपोनेंट है ये हम इसके साथ कंपेयरिंग कर लेंगे, v sin अल्फा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 8 कह देंगे। अब ये जो इक्वेशन नंबर 7 हमने बनाई है इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। इसकी जो राइट हैंड साइड है v cos अल्फा t, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस V0 t, और यहाँ पे हमारे पास h cot अल्फा आ जाएगा। हमने t वाली जो टर्म्स हैं वो हमने लेफ्ट पे ले आए हैं, और यहाँ से हम t को कॉमन निकाल लेंगे, ये v cos अल्फा माइनस V0 और h cot अल्फा हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो v cos अल्फा माइनस V0 है ये इधर आके h cot अल्फा के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो t की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर देंगे।
तो हमारे पास वो कंडीशन आ जाएगी जो हमने अप्रूव करनी थी। तो ये जो टी की वैल्यू है जो हमने इक्वेशन नंबर 8 बनाई है, इसमें हम पुट कर देंगे। तो जो इक्वेशन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, इसको ज़रा देखिएगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे एच और ये हमारे पास वी साइन अल्फा और टी की वैल्यू हमने ली है एच कॉट अल्फा डिवाइडेड बाय वी कॉस अल्फा माइनस वी नॉट और माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, और जो टी है हमारे पास वो एच कॉट अल्फा डिवाइडेड बाय वी कॉस अल्फा माइनस वी नॉट, इसके ऊपर स्क्वेयर भी आ जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर वाली टर्म है हमारे पास एच स्क्वायर और कॉट स्क्वायर अल्फा, ये तो वैसे का वैसा, और जो डिनोमिनेटर के अंदर है हमारे पास वी कॉस अल्फा माइनस वी नॉट का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो ये देखें जो इसके डिनोमिनेटर वाली टर्म है वी कॉस अल्फा माइनस वी नॉट का स्क्वायर, तो ये एच के साथ भी इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे देखें वी साइन अल्फा और एच कॉट अल्फा, यहाँ पे ऑलरेडी वी कॉस अल्फा माइनस वी नॉट वाली टर्म है, एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से एक इसके साथ आ जाएगी, और जो लास्ट टर्म है यहाँ से तो ये स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस हाफ जी और एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास वैसे का वैसा आ जाएगा। मजीद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिटिल सी कैलकुलेशन की है, जो इसका एलसीएम बनता है उससे हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वी कॉस अल्फा माइनस वी नॉट होल का स्क्वायर, ये वैसे की वैसे इंटू एच, यहाँ पे हमारे पास वी और ये एच को हमने शुरू में लिख लिया है, और यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो कॉट है, ये कॉट हमारा क्या कहते हैं कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा के इक्वल होता है, तो एक साइन अल्फा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी कॉस अल्फा हमारे पास बचेगा। ठीक है, दिस इज द कॉट अल्फा, कॉट विच इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन, साइन इसको कैंसिल कर देगा, साथ हमारे पास वी कॉस अल्फा माइनस वी नॉट और माइनस हाफ एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास वैसे का वैसा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई हम इस तरीके से करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड वाली ये वाली टर्म है हमारी लास्ट वाली, माइनस हाफ जी एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, ये इधर आके प्लस हो जाएगी, उधर ऑलरेडी हमारे पास वी एच कॉस अल्फा इंटू वी कॉस अल्फा माइनस वी नॉट, और ये जो लेफ्ट वाली टर्म है ये वहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी टर्म्स को हमने रीअरेंज इसके अंदर कर लिया। तो नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट्स, जो राइट हैंड साइड है, तो इसमें से हमारे पास एक तो एच कॉमन आ रहा है दोनों साइड पे, और एक वी कॉस अल्फा माइनस वी नॉट ये कॉमन आ रहा है। यहाँ पे एच और वी कॉस अल्फा माइनस वी नॉट कॉमन लेने के बाद यहाँ से हमारे पास वी बच जाएगा और कॉस अल्फा आ जाएगा, और जो सेकंड टर्म है एच और वी कॉस अल्फा माइनस वी नॉट का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक टर्म बच जाएगी और इसके माइनस बाहर है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस वी कॉस अल्फा और ये प्लस हो जाएगा वी नॉट हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो 2 है हाफ वाला, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 इधर चला जाएगा, और यहाँ से स्टूडेंट्स वी कॉस अल्फा और माइनस वी कॉस अल्फा ये कैंसिल हो जाएंगे, और रिमेनिंग हमारे पास वी नॉट बचेगा जिसे हमने शुरू में लिख लिया है, और वी कॉस अल्फा माइनस वी नॉट, तो ये हमारे पास वो कंडीशन आ गई जो हमने मालूम करनी थी। यहाँ से जी एच और ये जो कॉट स्क्वायर अल्फा है ये स्टूडेंट्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये 10 स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। ठीक है,
कॉट बेसिकली जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हमारे पास GH2V0 इंटू V cos अल्फा माइनस V0 tan स्केयर अल्फा, तो ये हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिएगा, फाइंड द रेंज ऑफ द रैफल बुलेट। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में रेंज ऑफ द रैफल बुलेट फाइंड आउट करनी है व्हेन अल्फा इज द एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्शन, जबकि अल्फा जो है वो उसका प्रोजेक्शन का एंगल है और वी नॉट द स्पीड, और वी नॉट जो है ना उस रैफल बुलेट की स्पीड है। शो डैट इफ द रैफल इज फायर्ड विद द सेम एलिवेशन, अगर उसी रैफल को फायर किया जा रहा है सेम एलिवेशन के साथ एंड सेम स्पीड, और स्पीड भी उसकी सेम है, फ्रॉम अ कार, अगर उसे उसी एंगल और उसी स्पीड के साथ अगर एक कार से फायर किया जाता है, ट्रैवलिंग विद द स्पीड v, जो कार है वो ट्रैवलिंग कर रही है स्पीड v के साथ टूवर्ड्स द टारगेट, द रेंज विल बी इंक्रीज। तो फिर जो है ना वो रेंज के अंदर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये इंक्रीज हमने फाइंड आउट करना है, वो जो इंक्रीज है 2V0 V sin अल्फा ओवर G, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक राइफल बुलेट है, पहले उसको एंगल अल्फा और स्पीड V के साथ फायर किया गया है, फिर उसी राइफल बुलेट को क्या कहते हैं एक कार से फायर किया गया, लेकिन उसका एंगल ऑफ एलिवेशन और राइफल बुलेट की जो स्पीड है वो तो सेम ही मतलब है रही है। तो फिर अगर उसे कार से फायर किया जाता है, जो कार है वो स्पीड v के साथ अगर मूव कर रही हो, तो फिर इस में हमने मालूम करना है जो इसकी रेंज है उसके अंदर जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है 2V0 V sin अल्फा ओवर G। तो ये हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो पहले हम जो राइफल है इसको फायर करते हैं फ्रॉम पॉइंट O से, ठीक है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है और स्पीड जो है वो हम V0 देते हैं। पहले तो हमने इसको वैसे विदाउट कार अगर हम फायर करते हैं तो उस वक्त हम सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स जो इसकी रेंज है ये R1 लेता है। अगर हम इसको विदाउट कार अगर यहाँ से पॉइंट O से प्रोजेक्ट करते हैं तो जहाँ पर ये स्ट्राइक करता है तो इसकी जो रेंज है उस वक्त हम R1 ले लेते हैं। और इसी तरीके से अगर उसी प्रोजेक्टाइल को अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एक कार है जिसकी स्पीड v है वहां से फायर किया जाता है, तो फिर उसकी जो रेंज है उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है, पहले से ज्यादा रेंज बनती है। तो जब इसे कार से फायर किया जाता है तो फिर हम स्टूडेंट सपोज कर लेते हैं इसकी जो रेंज है वो R2 के इक्वल है। ठीक है, वैसे इसको प्रोजेक्ट करते हैं विदाउट कार तो हमने सपोज कर लिया इसकी रेंज R1 के इक्वल है। अगर इसे कार से फायर किया जा रहा है तो फिर उसकी जो रेंज है वो हम R2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कंसीडर अ राइफल बुलेट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम O। हम सपोज कर लेते हैं जो राइफल बुलेट है उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है पॉइंट O से विद वेलोसिटी, जो वेलोसिटी प्रोजेक्ट करने की हमने दी है वो V0 दी है। तो ये हमने ऑलरेडी रेंज फाइंड आउट की हुई है अगर हमने उसे पॉइंट O से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, ये हमने प्रोजेक्टाइल की रेंज बन जाएगी। तो ये हमने ऑलरेडी जिसे हमने R1 से कैलकुलेट किया हुआ है। तो हमारे पास द रेंज ऑफ द राइफल बुलेट इज, जो रेंज होती है जिसे हमने R1 से डिनोट किया है, ये फार्मूला हमने इसका बनाया हुआ है V0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय G। और यहाँ से अगर हम इसकी आइडेंटिटी पुट करते हैं साइन 2 अल्फा की, साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो फर्दर थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो देखें हम इसको अरेंज किस तरीके से करते हैं। तो ये जो राइफल बुलेट की रेंज है जो ऑलरेडी हमने प्रोजेक्टाइल में हमने फाइंड आउट की हुई है, तो R1 इज इक्वल टू ये जो V0 स्क्वायर है हम इसके 2 पार्ट्स बना लेंगे। एक V0 को साइन अल्फा के साथ लिखेंगे और एक V0 को कॉस अल्फा के साथ, और ये 2 वैसे का वैसा और डिवाइडेड बाय G हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट रेंज आ गई राइफल बुलेट की जो हमने विदाउट कार उसको फायर किया है।
तो नेक्स्ट हम इसकी सेकंड रेंज डिस्कस करते हैं जब हमने प्रोजेक्टाइल को कार से फायर किया है। तो व्हेन द राइफल इज फायर्ड विद द सेम स्पीड, जब राइफल को फायर किया जा रहा है सेम स्पीड के साथ फ्रॉम अ कार विद स्पीड v, जो कार है उसकी स्पीड v है, तो फिर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी, जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्टूडेंट v नॉट कॉस अल्फा है, क्योंकि उसे कार से फायर किया गया और कार की स्पीड v है, तो उसके अंदर जो है वो v यानी कि वेलोसिटी हम ऐड कर देंगे। जारी बात है कि हमने पहले जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v नॉट कॉस अल्फा निकाला है वो विदाउट कार निकाला है। अब हमने जो प्रोजेक्टाइल है उसे कार से फायर किया है, कार की स्पीड अगर v है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर उसकी स्पीड v जो है वो ऐड हो जाएगी। तो इस केस के अंदर जो रेंज है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमने ऊपर रेंज निकाली है R1 यानी कि उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v नॉट कॉस अल्फा, तो इसके अंदर जो है वो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि उस प्रोजेक्टाइल को अब कार से फायर किया जा रहा है। तो जो सेकंड रेंज है हमारे पास, ये रेंज का फार्मूला तो वही रहेगा हमारे पास, R2 इज इक्वल टू 2 v नॉट साइन अल्फा, लेकिन अगर उसे कार से फायर किया जा रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है तो उसके अंदर जो है वो वेलोसिटी का इजाफा हो जाएगा। तो अब हमने स्टूडेंट्स इंक्रीज इन रेंज निकालना है, यानी कि पहले हमने उसको फायर किया था फ्रॉम द पॉइंट O से, तो वो टारगेट यहाँ पे गिरा था, उसकी रेंज हमने R1 ले ली थी, और फिर हमने उसी पॉइंट से स्ट्राइक किया था उसको कार से, तो फिर हम कहते हैं इसकी जो रेंज है वो R2 की इक्वल है। तो ये जो इंक्रीज इन रेंज है, यानी कि हम R2 में से R1 को निकाल देंगे तो ये हमारे पास इंक्रीज इन रेंज आ जाएगा। तो इंक्रीज इन रेंज निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम R2 में से R1 को माइनस कर देंगे। तो R2 हमने निकाला हुआ है 2v नॉट साइन अल्फा इंटू v नॉट कॉस अल्फा प्लस v डिवाइडेड बाय g, और R1 भी हमने निकाला 2 इंटू वी नॉट साइन अल्फा इंटू वी नॉट कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय g। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम g के इक्वल है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 2v नॉट साइन अल्फा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2v नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा, और ये v के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2v नॉट साइन अल्फा इंटू v आ जाएगा। यहाँ से भी g कैंसल और ये 2 और ये v नॉट और v नॉट स्क्वायर हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये क्वांटिटी 2v नॉट साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये भी माइनस 2v नॉट साइन अल्फा कॉस अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2v नॉट साइन अल्फा इंटू v डिवाइडेड बाय g। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इंक्रीज इन रेंज आ गया, यही हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना था। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था, आई होप आपको समझ आ गया होगा।